कार्ल लॉरेंस वापस पूछता है कि क्या टैंग जेन मरना चाहता है और अपनी पावर दिखाकर उसे धमकी देता है। हाई प्रीस्टेस, जो ये सब देख रही थी, अपनी नजरें तेज करती है और कार्ल लॉरेंस से कहती है कि वो ट्राई कर सकता है, लेकिन ये उसके सोचने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस साफ था और वो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। कार्ल लॉरेंस थोड़ा पीछे हटता है और इरिटेशन में अपनी टंग क्लिक करता है। फिर वो सीक्रेट रेल्म के सर्वाइवर्स के बारे में पूछता है कि वो कहाँ हैं। ताकुगावा, जो बस उन्हें खुश करना चाहता था, तुरंत उन दो लड़कियों की तरफ इशारा करता है जो पास ही खड़ी थीं। वो क्लेम करता है कि ये वही हैं जो सू यांग के क्राइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। लेडी माकिको ये देखकर स्टन रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ताकुगावा, जो उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव है, वो उन्हें धोखा देगा। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो कहती है कि लॉर्ड ऑगस्टस भी ऐसा नहीं कर पाए थे, और जब वो ताकुगावा को देखती है तो उसकी आंखों में बेबसी थी। लेडी वर्लिया, जो पास ही खड़ी थी, ये सब देख रही थी और नोटिस करती है कि ताकुगावा को कोई शर्म या पछतावा नहीं है। कार्ल लॉरेंस को अपना एडवांटेज दिखता है और वो अनाउंस करता है कि क्योंकि किसी को नहीं पता सू यांग कहाँ है, वो इन दोनों सीक्रेट रेल्म सर्वाइवर्स को इंटेरोगेशन के लिए ले जाएगा। वो हाई प्रीस्टेस से परमिशन मांगता है, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो मान जाएगी। हाई प्रीस्टेस बस हाँ कर देती है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। माकिको आशिदा, जो आगे होने वाले अंजाम से डर रही थी, सोचती है कि वो और बाकी लोग किस खतरे में हैं। वो जानती है कि एक बार वो एल्फ किंगडम पहुंच गए तो सिचुएशन और भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी। उसके दिल में डर बैठने लगता है और वो सोचती है कि सू यांग इस सिचुएशन में क्या करता। इसी बीच टेम्पल के बाहर एक डार्क पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से लिविया बाहर निकलती है। वो पूरे होली सिटी को बड़े इंटरेस्ट से देखती है और सार्कास्टिकली बोलती है कि इस प्रॉक्सी को लोगों को ऑर्डर देना कितने अच्छे से आता है। फिर वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने कमर पर हाथ रखती है और सीन को ऑब्जर्व करती है। थोड़ी देर पहले सू यांग शांति से अपनी चेयर पर बैठा मैजिकल स्क्रीन पर एल्व्स को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। एल्फ क्वीन का ह्यूमंस को गुलाम बनाने का प्लान उसे बड़ा ही रिडिकुलस लगता है। आखिर वो अबिस का रूलर है और वो ऐसी बकवास को ऐसे ही नहीं जाने देगा। उसका गुस्सा बढ़ने लगता है और वो लिविया को ऑर्डर देता है कि जाओ और उस एरोगेंट एल्फ मिनिस्टर को सबक सिखाओ। वो ऐड करता है कि लिविया उन दोनों लड़कियों को भी वापस ले आए। सू यांग की आवाज में अथॉरिटी थी, जो ये साफ कर रही थी कि उससे पंगा लेना सही नहीं है। लिविया, जो उसकी चेयर के पीछे चल रही थी, एक सिंपल येस के साथ उसका कमांड मानती है। वो जानती है कि सू यांग को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। सू यांग का दिमाग किंग ऑफ एनवी की स्पेशल पावर की तरफ जाता है, ये सोचते हुए कि जब वो इसे खुद देखेगा तो कैसा फील होगा। उसकी एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी, पर वो शांत रहता है क्योंकि उसे पता है कि असली टेस्ट तो अभी आना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल लॉरेंस उन दोनों लड़कियों को ले जा रहा है और ताकुगावा माकिको के कान में कुछ विस्पर करता है। वो उसे कहता है कि इस मौके का फायदा उठाकर एल्व्स का फेवर जीत लो। जब वो एल्विन रॉयल कोर्ट पहुंचेंगे तो उसे सू यांग के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। ताकुगावा उसे याद दिलाता है कि ये कंट्री का एहसान चुकाने का मौका है और वार्न करता है कि लॉर्ड कार्ल या एल्फ क्वीन को गुस्सा मत दिलाना। अगर उसने ऐसा किया तो वो साकुरा कंट्री की गद्दार मानी जाएगी। माकिको, जो ताकुगावा की बातों से क्लियरली हर्ट थी, एक शार्प रिमार्क देती है। वो कहती है कि पहले वो उसे कितनी इज्जत देता था, लेकिन अब वो कितना कोल्ड और हार्टलेस हो गया है, जो एल्व्स की नजर में अच्छा बनने के लिए उसे बलि का बकरा बना रहा है। लेडी वर्लिया, जो पास खड़ी थी, अपना सर हिलाती है ताकुगावा से निराश होकर। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो पावर के लिए अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है। हाई प्रीस्टेस, जो ये पूरा सीन देख रही थी, ताकुगावा की हरकतों से डिस्गस्ट फील करती है। वो अब अपनी क्रिटिसिज्म रोक नहीं पाती। वो उसे टोकते हुए कहती है कि तोकुगावा शोगुनेट का हेड होने के नाते उसे बेहतर पता होना चाहिए। वो पॉइंट आउट करती है कि उसके एक्शंस उसकी पोजीशन के हिसाब से सही नहीं हैं। ताकुगावा, जिस पर हाई प्रीस्टेस की बातों का कोई असर नहीं होता, सोचता है कि जब तक वो एल्व्स का फेवर ले सकता है, उसे किसी क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं। वो अपनी इज्जत भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है अगर इससे वो एल्व्स की रैंक्स में ऊपर उठ सके। कार्ल लॉरेंस ये देखकर कि ताकुगावा उसे खुश करने के लिए कितना बेताब है, स्माइल करता है और कहता है कि उसे एल्फ क्वीन को रिपोर्ट करना है। वो ताकुगावा की समझदारी की तारीफ करता है और कहता है कि वो उसके साथ एल्विन वर्ल्ड चल सकता है। वहां वो ताकुगावा का लेवल बढ़ाने में मदद करेगा और लॉयल्टी के बदले उसे पावर का मौका देगा। ताकुगावा अपनी जगह पक्की करने के लिए गहरा बाव करता है और कार्ल लॉरेंस को थैंक यू बोलता है। फिर कार्ल लॉरेंस माना शैकल स्पेल कास्ट करता है। तुरंत ही माना की रिपल्स माकिको और वर्लिया के चारों तरफ घूमने लगती हैं और उन्हें घेर लेती हैं। फिर एक कोल्ड और कमांडिंग टोन में वो सिग्नल देता है कि अब चलने का वक्त है। ये ग्रुप, जिसमें कार्ल लॉरेंस, वर्लिया, माकिको और ताकुगावा शामिल हैं, टेम्पल के बाहर निकलता है। वो उस रास्ते पर चलने लगते हैं जो घने जंगल से होकर गुजरता है, जहां हवा में टेंशन साफ महसूस हो रही थी।
ताकुगावा, जो सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता था, कार्ल लॉरेंस से पूछता है कि अगर टैंग जेन ने प्रिंस एरिक के मर्डरर को देने से मना कर दिया तो वो क्या करेगा। कार्ल लॉरेंस का जवाब बड़ा ही कैजुअल और डिसमिसिव था। वो कहता है कि अगर टैंग जेन नहीं माना तो वो बस उसे मार देंगे और उसकी जगह किसी और रूलर को बिठा देंगे। ताकुगावा हंसने लगता है, ये सोचते हुए कि टैंग जेन की किस्मत अब सील हो चुकी है। वो मन ही मन सोचता है कि टैंग जेन अब खत्म है, उसका वक्त पूरा हो चुका है। तभी अचानक कार्ल लॉरेंस चलते चलते रुक जाता है, जिस वजह से ताकुगावा उससे टकरा जाता है। कार्ल लॉरेंस की नजरें ऊपर की तरफ फिक्स्ड थीं और ताकुगावा भी वहां देखता है। लिविया उनके ऊपर हवा में हवा कर रही थी, उसकी प्रेजेंस से पावर रेडिएट हो रही थी। ताकुगावा हैरान रह जाता है और पूछता है कि ये कौन है, क्योंकि वो उसे पहचानता नहीं था। कार्ल लॉरेंस भी स्टन्ड होकर लिविया को देख रहा था, क्योंकि वो उसका स्टेटस पैनल नहीं देख पा रहा था। उसकी इंट्यूशन उसे बता रही थी कि ये कोई डेंजरस फिगर है जिसे वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। बिना किसी देरी के वो अपना आर्केन सर्ज यूज करता है, खुद को आने वाले खतरे के लिए तैयार करने के लिए। लिविया एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ डिक्लेयर करती है कि ये स्ट्रगल बेकार है। वो साफ कर देती है कि इस पल से कार्ल लॉरेंस की एबिलिटीज अब उसकी हैं। वो अपना स्किल एक्टिवेट करती है, कार्डिनल साइन एनवी, जो उसे अपने ओपोनेंट्स की एबिलिटीज लूटने देता है और उन्हें अपना बना लेता है। इस प्लंडर के दौरान उसके ओपोनेंट्स अपनी ओरिजिनल एबिलिटीज यूज नहीं कर सकते, वो पूरी तरह पावरलेस हो जाते हैं। ये इफेक्ट 10 मिनट तक रहता है और लिविया से कम रैंक वाले किसी भी शख्स पर गारंटीड काम करता है। जो इक्वल रैंक के हैं उनके लिए ये एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करता है। कार्ल लॉरेंस को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, उसकी पावर उससे छीन ली गई थी। उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है और वो बड़बड़ाता है कि उसकी ताकत चली गई। लिविया एक स्मर्क के साथ उसकी ही स्किल उसके खिलाफ यूज करती है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसकी एबिलिटीज गार्बेज और यूजलेस हैं। फिर एक डिसमिसिव वेव के साथ वो उसके फॉरबिडन स्पेल को इंप्रूव करने का फैसला करती है और उसकी वीकनेस का मजाक उड़ाती है। वो अपनी मुट्ठी बंद करती है और फॉरबिडन स्पेल वुड बाइंडिंग फ्लेम एक्सटिंक्शन की पावर समन करती है। आग की लपटें उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं और हवा को अपनी गर्मी से भर देती हैं। कार्ल लॉरेंस शॉक और डिसबिलीफ में घूर रहा था जब लिविया ने अटैक किया। ये आग उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल थी जितना उसने कभी इमेजिन किया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी अपनी ही स्किल उसके खिलाफ यूज हो रही थी और वो इतनी पावरफुल थी जितना वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब वो पूरी तरह लिविया की रहम पर था, पावरलेस और आउटक्लास्ड। कार्ल लॉरेंस कंट्रोल वापस पाने के लिए डेस्परेट होकर अपना अल्टीमेट मूव ग्रैंड सेराफिम हेलो एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। स्किल एक्टिवेट होने से पहले ही बुझ जाती है और वो हैरान रह जाता है कि इतनी पावरफुल एबिलिटी फेल कैसे हो गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लिविया के अटैक की आग उस तक पहुंच जाती है। आग उसे पूरी तरह घेर लेती है और उसे जिंदा जला देती है। कुछ ही पलों में वो मिटकर राख बन जाता है। हवा में उड़ती हुई राख के सिवा कुछ नहीं बचता। वो एल्फ मिनिस्टर जो इतना कॉन्फिडेंट और एरोगेंट था, अब जा चुका था। उसकी पावर पूरी तरह खत्म हो गई थी। ताकुगावा डर के मारे पैनिक में आ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो खौफ में चिल्लाता है, किसी को उसे बचाने के लिए पुकारता है। उसकी आवाज में डर भरा हुआ था। ये रियलाइज करते हुए कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है, लिविया उसे एक ठंडी और डिसइंटरेस्टेड नजर से देखती है। वो खुद से बड़बड़ाती है, उसे देखकर इरिटेट होती है और उसे एक अनोइंग फ्लाई बोलती है। अपनी उंगली के एक इशारे से वो अपना अल्टीमेट फॉरबिडन स्पेल विंड गॉड स्ट्रैंगुलेशन एक्टिवेट करती है। आग का एक विशाल टॉर्नेडो निकलता है जो भयानक तेजी से घूम रहा था। ये अपने रास्ते में आने वाले हर एल्फ को अपनी लपेट में ले लेता है, जिसमें डरा हुआ ताकुगावा भी शामिल था। ये आग उन सबको जलाकर राख कर देती है और वहां उनका कोई निशान नहीं बचता। माकिको और वर्लिया जो पास ही खड़ी थीं, शौक और हैरानी में रह जाती हैं। माकिको की आवाज कांप रही थी जब वो बोलती है कि ये पावर डिस्प्ले कितना डरावना था। लिविया के अटैक की ताकत और क्रूअल्टी ने उसे स्पीचलेस कर दिया था। वर्लिया भी उतनी ही हैरान थी। वो माकिको की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो हेल्पलेस फील कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि इस ओवरवेलमिंग फोर्स को कैसे हैंडल करें। तभी उनके ठीक सामने पोर्टल खुलता है। लिविया उसमें से बाहर निकलती है। उसकी प्रेजेंस कमांडिंग और पावरफुल थी। वो दोनों लड़कियों को अपने पीछे आने को कहती है, हालांकि दोनों अभी भी कंफ्यूज्ड और शॉक्ड थीं कि अचानक ये सब क्या हो गया। उन्हें नहीं पता था कि लिविया के बारे में क्या सोचें, लेकिन उसकी पावर से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसी बीच होली टेम्पल में हाई प्रीस्टेस एक पावरफुल एनर्जी सर्ज फील करती है। वो सोचती है कि कैसे एक एक्सट्रीमली स्ट्रांग पावर अचानक फूटी और कैसे कुछ ही पलों बाद कार्ल लॉरेंस और ताकुगावा दोनों के ऑरा पूरी तरह गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे वो एक ही पल में एग्जिस्टेंस से मिट गए हों। फिर अचानक कहीं से ताकुगावा वापस आ जाता है।
वो हाई प्रीस्टेस के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था, जोर जोर से हाँफ रहा था, अभी भी अपनी सांस वापस लाने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर उस डरावने एक्सपीरियंस से कांप रहा था जो उसने अभी फेस किया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना सब होने के बाद भी जिंदा है। हाई प्रीस्टेस सरप्राइज होकर उससे पूछती है कि अभी क्या हुआ था। ताकुगावा, जो अभी भी डर से कांप रहा था, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो हाई प्रीस्टेस को बताता है कि जब वो और लॉर्ड कार्ल निकले तो थोड़ी देर बाद ही उनका सामना एक अनजान औरत से हुआ। ये औरत उन्होंने आज तक जितने भी लोग देखे थे उनसे अलग थी। वो न सिर्फ उनकी एबिलिटीज सील कर सकती थी, बल्कि उसके पास काल की अपनी एबिलिटीज को उनके खिलाफ यूज करने की पावर भी थी। पलक झपकते ही वो दोनों तुरंत मारे गए। ताकुगावा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कितनी जल्दी हुआ। हाई प्रीस्टेस सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए ध्यान से सुनती है। वो ताकुगावा की बात पर शांति से विचार करती है, फिर कहती है कि इस तरह की पावर एक मियर 9th रेवोल्यूशन डेमीगॉड के पास होने वाली पावर से कहीं ज्यादा है। अचानक उसे एक रियलाइजेशन हिट करता है और वो सोचती है कि क्या ये औरत कोई दूसरी किंग ऑफ ओरिजिनल साइन है जो ह्यूमन वर्ल्ड में आई है। ये ख्याल उसे हिला देता है, लेकिन वो अपने सवाल पूछना जारी रखती है। वो ताकुगावा से माकिको आशिदा और वर्लिया के बारे में पूछती है, जो दोनों ही गायब थीं। हाई प्रीस्टेस सोचती है कि इतना केओस होने के बावजूद उसने उन्हें अभी तक क्यों नहीं देखा। ताकुगावा, जो अभी भी सदमे में था, जवाब देता है कि वो और लॉर्ड कार्ल दोनों इंस्टेंटली मारे गए थे। अगर वो नहीं बच पाए तो उसे लगता है कि वो दोनों लड़कियां भी नहीं बची होंगी। उनके अंजाम का ख्याल हवा में भारी हो जाता है, लेकिन वो कोई तसल्ली देने वाला जवाब नहीं दे पाता। तभी हाई प्रीस्टेस के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो इस रियलाइजेशन से चौंक जाती है। उसे याद आता है कि माकिको, आशिदा और वर्लिया को ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रेल्म के बाहर लूसिफर ने भी नहीं मारा था। उस वक्त ये माना गया था कि अटल इसके पीछे था, जो ड्रगांसिया को अबिस के साथ मिलने के इल्जाम में फंसाना चाहता था। लेकिन अब अटल तो होली सिटी प्रिजन में सील्ड है, जिससे ये बात और भी उलझ जाती है। अगर इस बार उन दो लड़कियों को किंग ऑफ ओरिजिनल साइन ने नहीं मारा तो फिर इसके पीछे कौन है? ताकुगावा की आंखें फटी रह जाती हैं। वो अचानक कड़ियां जोड़ने लगता है। वो जोर से बोलता है कि क्या ये सिर्फ सू यांग हो सकता है, जो इन सभी अजीब और खतरनाक घटनाओं का सेंटर है। चीजें अब समझ आने लगी थीं और वो अब इस पॉसिबिलिटी को इनकार नहीं कर सकता था। हाई प्रीस्टेस, जो अभी भी गहरी सोच में थी, अपनी चिंता जताती है। वो सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किंग्स ऑफ ओरिजिनल साइन अब सू यांग के ऑर्डर्स पर काम कर रहे हैं। यार, इस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट गलती से डिलीट हो गया है, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को हम उसके आगे से ही शुरू करते हैं। हाई प्रीस्टेस जैसी हस्ती भी सू यांग को जानती है। ये काफी बड़ी बात है। बिना वक्त बर्बाद किए बिंग वो सब शेयर करने के लिए राजी हो जाती है जो वो उसके बारे में जानती है, एक सच्ची फैन गर्ल वाले कॉन्फिडेंस के साथ। हाई प्रीस्टेस पलके झपकाती है। उसे इतनी उत्सुकता की उम्मीद नहीं थी। शायद उसे लगा था कि बिंग थोड़ा हिचकिचाएगी। जैसे ही बिंग अपनी कहानी शुरू करती है, उसके चेहरे पर लाली आ जाती है। उसका दिमाग वापस डोंगलिंग सिटी की तरफ चला जाता है। तब सू यांग उतना इंप्रेसिव नहीं था, बस एक फाइटर जो अपनी किस्मत आजमा रहा था। कुछ भी दिखावटी नहीं, कोई बड़ा टाइटल नहीं, लेकिन किस्मत का प्लान कुछ और ही था। वो आदमी अनजान से लेजेंडरी बन गया, जैसे ये उसके रूटीन का बस एक स्टेप हो। हाई प्रीस्टेस ये सब किसी हैरानी के साथ नहीं सुन रही थी, बल्कि उसका चेहरा चीख चीख कर कह रहा है कि उसे पूछने का पछतावा हो रहा है। ये वो लुक है जब कोई जबरदस्ती किसी की लव स्टोरी सुनने के लिए मजबूर हो, जिसके लिए उसने साइन अप भी नहीं किया था। बिंग बोलती रहती है। हर बार जब सू यांग ने क्लास चेंज की, वो एक फ्लॉलेस 5 स्टार रेटिंग थी। उसने स्कारलेट विदरिंग को एक मक्खी की तरह कुचल दिया और एक जंगली ब्लैक ड्रैगन को अपना पर्सनल सवारी बना लिया। कोई बड़ी बात नहीं। अब तक उसके गाल लाल हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी इसमें और मसाला जोड़ती है। सू यांग ने सिर्फ जंग नहीं जीती, बल्कि उसने हेवनली सीक्रेट्स पैवेलियन की घमंडी मिस को भी इंप्रेस कर लिया। ये थी पूरी कहानी, कम से कम वो हिस्सा जो वो बताने की हिम्मत रखती है। लाल गालों के साथ बिंग अपनी नजरें उठाती है, जैसे अप्रूवल की उम्मीद कर रही हो। हाई प्रीस्टेस चुप रहती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे हवा भी इंतजार कर रही है। बिंग इस खामोशी से कंफ्यूज होकर धीरे से उसे आवाज देती है। तब जाकर हाई प्रीस्टेस मुड़ती है और उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसने ये एक्सप्रेशन पहले भी देखा है। ये किसी गवाह का चेहरा नहीं है, ये प्यार में पड़े इंसान का चेहरा है। ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डेफिनेटली उसके होली फोरकास्ट में तो नहीं था। वो वापस बिंग की तरफ मुड़ती है। अब उसकी टोन थोड़ी शार्प है। वो उससे पूछती है कि क्या उसके और सू यांग के बीच कुछ और भी है, पब्लिक वाली बातें नहीं, बल्कि पर्सनल वाली बातें। वो उसे होली स्टैच्यू के नाम की कसम खाने को कहती है। कुछ छुपाना नहीं है, मसालेदार हिस्सों को स्किप मत करना। बिंग थोड़ा अटकती है, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उस मेमोरी से भी।
उसके गाल और भी ज्यादा जलने लगते हैं क्योंकि एक खास रात उसके दिमाग में कौंधती है। वो रात जहां वो बिल्कुल वो मासूम श्राइन वर्कर नहीं थी जो वो बनने का दिखावा करती है। कन्फेशन की कोई जरूरत नहीं है, उसका चेहरा पहले ही बहुत कुछ कह रहा है। हाई प्रीस्टेस ये सब पढ़ लेती है। उसके होठ एक लाइन में दब जाते हैं। बात को और खींचने के बजाय वो उसे जाने देती है। एक कैजुअल टोन के साथ वो कहती है कि कुछ नहीं। फिर वो जोड़ती है कि अगर बिंग कभी सुयांग से दोबारा मिले तो वो एक मैसेज पास कर सकती है कि वो कभी भी आकर बात कर सकता है। बिंग राहत की सांस लेती है जैसे कोई होली पनिशमेंट से बच निकला हो। वो जल्दी से झुककर प्रणाम करती है और बिना देरी किए मान जाती है। दूसरा राउंड का रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाई प्रीस्टेस यूफेमिया शांत खड़ी रहती है, उसके ख्यालों में धुंध छाई हुई है। एक उम्मीद उसके दिल में है कि शायद वो बस ज्यादा सोच रही है। कार्ल लॉरेंस जा चुका है और उसकी मौत के साथ शायद एल्व्स का जिद्दी रवैया भी थोड़ा नरम हो जाए। इस पहले से उथल पुथल वाली दुनिया में ये एक सिरदर्द कम होगा। वो वापस स्टैच्यू ऑफ लाइट की तरफ चलती है जिसकी शांत चमक बहुत कम सुकून दे रही थी। वो अपनी आवाज धीमी करती है जब वो उससे बात करती है, यहां तक कि उसकी विजन जो कभी इतनी साफ थी अब धुंधली हो गई है। वो अब नहीं देख सकती कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। वो अब बस मैनकाइंड की सेफ्टी के लिए दुआ कर सकती है और उम्मीद कर सकती है कि ये तूफान उन्हें मिटा न दे। वहीं दूर डीमन सिटी में चीजें बिल्कुल भी शांत नहीं हैं। शिवा नेशन के परेशान नागरिक अपने हाई प्रीस्ट अमीनो को घेरे हुए हैं। अगर दिमाग सोना होता तो ये आदमी अब भी कंगाल होता। उनमें से एक डरते हुए उसे बताता है कि इबिस के डीमंस शिवा के लोगों का शिकार कर रहे हैं। अर्जेंसी के साथ रिएक्ट करने के बजाय अमीनो जो हमेशा की तरह बेखबर है उसे टाल देता है। उसके हिसाब से ये जरूर कोई गलतफहमी होगी। वो बड़े गर्व से कहता है कि वो खुद डीमन हाई प्रीस्टेस से बात करेगा जैसे वो शाम की चाय के लिए जा रहा हो। लेकिन किस्मत और कॉमन सेंस का प्लान कुछ और ही है। इससे पहले कि कोई सोच पाता, 3 खौफनाक डीमंस उनके ठीक सामने आ जाते हैं। बड़े, खूंखार और साफ सी बात है कि वो यहां छोटी मोटी बातों के लिए नहीं आए। उनमें से एक आगे बढ़ता है और सीधा अमीनो को देखता है। वो पूछता है कि क्या ये कमजोर सा आदमी ही अमीनो है। अमीनो या तो बहादुर है या बस स्लो है। बिना हिचकिचाए जवाब देता है, कहता है वही है और पूछता है कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। डीमन एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। उसका विशाल हाथ आगे बढ़ता है, अमीनो को कॉलर से पकड़ता है और उसे एक कागज की गुड़िया की तरह उठा लेता है। एक ऐसी आवाज में जो बिजली जैसी लगती है वो अपना फैसला सुनाता है कि डीमन हाई प्रीस्टेस के कमांड के अंडर अमीनो ने मोनार्क की बेइज्जती की है और अब उसे मौत के लिए मार्क किया गया है। अमीनो का चेहरा चौक की तरह सफेद पड़ जाता है। उसका शरीर कांपता है। उसका दिमाग बंद हो जाता है। उसके मुंह से जो निकलता है वो डिफेंस नहीं, बस एक कंफ्यूज्ड हकलाना है। भीड़ आगे बढ़ती है, डीमन को समझाने की कोशिश करती है। वो उससे दोबारा सोचने की भीख मांगते हैं। उनके शब्द यही कहते हैं कि अमीनो बेवकूफ हो सकता है लेकिन वो ग्रेट मोनार्क के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। अमीनो जोर जोर से सर हिलाता है। उसका सर उसके ख्यालों से तेज घूम रहा है। वो कसम खाता है कि वो इनोसेंट है। मोनार्क के बारे में एक भी बुरा शब्द उसके होठों से नहीं निकला। शायद डीमंस ने गलत सुना। शायद उन्हें अपने नोट्स चेक करने चाहिए। डीमन हिलता तक नहीं। वो कहता है कि ये कोई डिबेट नहीं है। ग्रेट मोनार्क ने बोल दिया है। अगर अमीनो को इससे प्रॉब्लम है तो वो खुद मोनार्क से बहस करके अपनी किस्मत आजमा सकता है। इसके साथ ही अमीनो को कचरे की बोरी की तरह जमीन पर पटक दिया जाता है। कोई ग्रेस नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। डीमन फिर अपने साथियों की तरफ मुड़ता है और ऑर्डर देता है। अमीनो जो अभी भी कांप रहा है उसे एक मिनियन पकड़ता है और मरे हुए वजन की तरह घसीट कर ले जाता है। आगे जो भी होगा वो अब उसके हाथ में नहीं है। शिवा नेशन के लोग जमे रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वो देखते हैं कि उनके तथाकथित हाई प्रीस्ट को धुले हुए कपड़ों की बोरी की तरह घसीटा जा रहा है। कोई नहीं हिलता। किसी को नहीं पता क्या बोलना है। कुछ लोग बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन जो निकलता है वो बस एक हकलाना है, पैनिक और कंफ्यूजन से भरा हुआ। डीमन क्लास चेंज श्राइन की गहराई में एक अजीब सा सन्नाटा कमरे में भर जाता है। डीमन हाई प्रीस्टेस लिविया एक और डीमन मोनार्क के सामने खड़ी है। सिंहासन खुद दूसरी तरफ घूमा हुआ है। उसकी पीठ कमरे की तरफ है जैसे वो बिना देखे ही उन्हें जज कर रहा हो। बिना पलक झपकाए लिविया अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देती है कि उस शख्स को लाओ जिसने मोनार्क की बेइज्जती करने की हिम्मत की। देरी के लिए कोई वक्त नहीं, बेवकूफों के लिए कोई रहम नहीं। अमीनो को घसीट कर लाया जाता है जो अभी भी अपनी बची कुची प्राइड से चिपका हुआ है। उसके शब्द एक टूटे हुए नल की तरह बह रहे हैं। वो कसम खाता है कि उसका मतलब कभी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था। कहता है कि वो इंसानों से किसी और से ज्यादा नफरत करता है।
यहां तक कि ऑफर करता है कि अगर उसे एक और चांस मिले तो वो एक लॉयल डीमन वॉरियर की तरह लड़ेगा। डीमन जो उसे पकड़े हुए था वो काफी सुन चुका है। उसका सब्र अमीनो की डिग्निटी से भी कम हो गया है। एक तेज मोशन के साथ वो उसे गर्दन से उठाता है और जमीन पर पटक देता है जैसे कोई सड़ा हुआ फल गिरा रहा हो। फिर नकली रिस्पेक्ट के साथ झुककर वो सिंहासन के सामने घुटने टेकता है और तथाकथित पापी की डिलीवरी अनाउंस करता है। लिविया की आंखें अमीनो पर नफरत के साथ पड़ती हैं। उसके लिए ये आदमी उसके जूते की धूल के बराबर भी नहीं है। इतना छोटा, इतना बेकार इंसान मोनार्क के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा है, ये हंसने वाली बात है। अमीनो, जो अब दर्द में आधा दफन हो चुका है, फिर से भीख मांगता है। वो अपनी बेगुनाही पर जोर देता है। वो कसम खाता है, शायद ये उम्मीद करते हुए कि शब्द वो सब ठीक कर देंगे जो पहले ही टूट चुका है। लिविया बहस करने की जहमत नहीं उठाती। उसे लगता भी नहीं कि वो बोलने के लायक है। उसकी लात सीधा उसके पेट में लगती है। उसे किसी किस्मत द्वारा फेंकी गई कपड़े की गुड़िया की तरह पत्थर की दीवार से टकरा देती है। फिर वो पल आता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिंहासन घूमता है और उस पर सु यांग बैठा है। कोई सींग नहीं, कोई चमकती आंखें नहीं, ड्रामे की कोई जरूरत नहीं, बस ह्यूमन फॉर्म में प्योर पावर। सु यांग की आवाज सन्नाटे को चीरते हुए आती है, शांत और क्रूर। वो अमीनो से कहता है कि उसकी मौत की सजा का रीजन मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। उसे बस अपना सर उठाना है और देखना है। अमीनो टूटा हुआ और हाँफता हुआ खुद को ऊपर देखने के लिए फोर्स करता है। उसकी आंखें उस एक इंसान पर जम जाती हैं जिसे देखने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसका जबड़ा गिर जाता है। उसका शरीर कांपता है। उसका दिमाग सच्चाई को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल करता है। ये सु यांग है जो डीमंस के सिंहासन पर ऐसे बैठा है जैसे दुनिया उसकी हो। सु यांग आगे बढ़ता है। उसका एक्सप्रेशन शांत और ठंडा है। वो अमीनो के ऊपर खड़ा होता है जो अभी भी सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और एक स्टेबल टोन में बोलता है, ये कोई कैजुअल मीटिंग नहीं है, ये फैसला है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो ड्रैकोनिया का सु यांग है, लेकिन सिर्फ वो नाम अब काफी नहीं है। अब वो लॉर्ड ऑफ द एबिस, ओरिजिनल सिन मोनार्क के प्रॉक्सी के रूप में सर्व करता है। आसान शब्दों में, अमीनो जैसे बेवकूफ के लिए वो डीमन एबिस का क्राउन प्रिंस है। सु यांग नीचे झुकता है, अमीनो की थोड़ी पकड़ता है और उसका चेहरा बस इतना उठाता है ताकि ये पक्का कर सके कि वो ध्यान दे रहा है। उसके शब्द किसी भी तलवार से ज्यादा गहरा घाव करते हैं। वो अमीनो को याद दिलाता है कि कैसे टैंग जेन और उसके भाई अटल ने ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रियल में हर जिंदा रूह को मिटाने का प्लान बनाया था। सु यांग भी उनके टारगेट्स में से एक था। पकड़ ढीली होती है जब सु यांग एक हल्की हंसी छोड़ता है। उनका वो शानदार प्लान सिर्फ फेल नहीं हुआ, वो इतनी बुरी तरह बैकफायर हुआ कि उनकी पूरी नेशन ने शिप जंप कर दिया और डीमन फैक्शन ज्वाइन कर लिया। प्लान नहीं, बल्कि भेष बदल कर आई एक तबाही थी। अमीनो का चेहरा कंफ्यूजन और डर से मुड़ जाता है। वो समझ नहीं पा रहा कि सु यांग इतना सब कैसे जानता है। कांपते हुए वो पूछता है कि क्या उस पर इस पूरे टाइम नजर रखी जा रही थी। सु यांग खड़ा होता है, हाथ जेब में, और अपनी पीठ मोड़ लेता है। और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो बस अमीनो को एक सच्चाई याद दिलाता है कि जो लोग अपनी जिंदगी जाल बिछाने में बिताते हैं वो आखिरकार उसी में गिर जाते हैं। सजा हमेशा मिलती है। वो अमीनो से कहता है कि आगे बढ़ो, उसका बेटा पहले से ही नर्क में इंतजार कर रहा है और उसका प्यारा भाई अटल जल्द ही उन्हें ज्वाइन करेगा। अमीनो का दिल बैठ जाता है। आखिरकार डर अपना घर बना लेता है और वो जानता है कि ये अंत है। खोने के लिए कुछ न बचे होने पर वो गुस्से और डेस्परेशन में चिल्लाता है। वो सु यांग को डीमन बुलाता है और मरते दम तक लड़ने की कसम खाता है। उसके हाथ एक गंदी हरी रोशनी से चमकते हैं जब वो स्नेक थिकेट पॉइजन 10,000 कास्ट करता है। उसकी उंगलियां फटकर खुल जाती हैं, जहरीले सांपों के गुच्छे में बदल जाती हैं जो सीधा सु यांग की पीठ पर हमला करते हैं। सु यांग चलता रहता है, पूरी तरह बेफिक्र। इससे पहले कि सांप उस तक पहुंच पाते, लिविया एक परछाई की तरह बीच में आ जाती है। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठती हैं। उसके हाथ का एक इशारा और सांप धूल में गायब हो जाते हैं। वो अमीनो को गुस्ताख कहती है। मोनार्क के प्रॉक्सी को मारने की कोशिश करना सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं, सुसाइड है। वो उसका मजाक उड़ाती है, कहती है उसका जहर एक्चुअली किसी और चीज के लिए परफेक्ट है, जैसे टॉर्चर। वो अपना हाथ उठाती है और एक छोटी सी नीली आग उसके नाखून के ऊपर नाचती है। पहले तो ये नुकसान न पहुंचाने वाली लगती है, लेकिन एक पल बाद श्राइन का सन्नाटा दर्दनाक चीखों से टूट जाता है। आवाज पूरी डीमन सिटी में गूंजती है। अमीनो जिंदा जल रहा है, लेकिन मौत नहीं आती। उसका शरीर रीजनरेट होता है, सिर्फ दोबारा आग लगने के लिए। बार बार उसका दर्द अंतहीन हो जाता है। कुछ देर बाद लिविया अपने सामने पड़े उस मलबे को देखती है। वो कहती है कि ये और कुछ नहीं, बस एक आदमी है जो अपनी बेवकूफ़ी के अंजाम चख रहा है। सजा दी नहीं गई थी, कमाई गई थी।
फिर वो अपने डीमन मिनियंस की तरफ मुड़ती है और आखिरी ऑर्डर देती है, और कोई खेल नहीं, इसे बाहर घसीटो और जल्दी खत्म करो। कचरे को बार बार आग में घसीटने में कोई शान नहीं है। डीमंस बिना हिचकिचाए रिस्पॉन्ड करते हैं। उनकी टोन फ्लैट है। उस इंसान के लिए कोई दया नहीं बची जिसने पहले ही हर मौका गंवा दिया। सु यांग अभी भी रिलैक्स्ड अपने हाथ जेब में डाले हुए लिविया को एक सिंपल इंस्ट्रक्शन देता है। शिवा नेशन से आने वाले सारे नए डीमन प्रोफेशनल्स को लो रैंक मार्क किया जाएगा। कोई हीरो ट्रीटमेंट नहीं, कोई स्पेशल टाइटल्स नहीं। उनके फ्यूचर रोल्स सिर्फ उसके कमांड के अंडर सर्व करने तक लिमिटेड हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लिविया बिना पलक झपकाए ऑर्डर एक्सेप्ट करती है। उसका रिस्पॉन्स क्रिस्प और लॉयल है। वो एग्री करती है, ये जानते हुए कि ऐसे बेवकूफ एग्जैक्टली कहां बिलोंग करते हैं। सु यांग वापस सिंहासन की तरफ चलता है। कदम स्थिर हैं जैसे किसी ऐसे शख्स के जिसे पीछे मुड़कर देखने में कोई शक नहीं है। उसकी आंखें सिर्फ एक दिशा रखती हैं, आगे। खामोशी में वो रिफ्लेक्ट करता है कि आगे क्या होगा। शिवा नेशन खत्म। लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। एल्फ किंगडम अगला है, और उसके बाद वो बड़बोला जोकर तोकुगावा। इन सब ने बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बहुत लंबा डांस किया। अब कीमत चुकाने का वक्त है। इसी बीच एल्फ रॉयल कोर्ट में गेट्स खुलते हैं और एल्फ नाइट्स तुरंत सीधे हो जाते हैं जैसे ही वो एक जाने पहचाने फिगर को आते हुए देखते हैं। उनमें से एक थोड़ा झुकता है और दूसरे से बड़बड़ाता है कि लॉर्ड कार्ल वापस आ गए हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ है। कार्ल एक प्राउड मिनिस्टर की तरह नहीं चल रहा। वो लंगड़ा रहा है, उसका शरीर घायल और चोटिल है, उसके चेहरे पर फेलियर का बोझ है। उसके थॉट्स दौड़ रहे हैं। वो औरत जिसने उस पर हमला किया, उसकी पावर ह्यूमन वर्ल्ड के किसी भी एक्सपर्ट से कहीं ज्यादा थी। कोई चांस नहीं कि वो एक ऑर्डिनरी वॉरियर थी। उसका ओरा, उसकी प्रेजेंस, जैसे वो मूव कर रही थी, ये सब एक खौफनाक पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करता है। हो सकता है वो एबिस की कोई डीमन थी। जब वो थ्रोन रूम की तरफ जाने वाले मेन गेट से लंगड़ाता हुआ गुजरता है, वो दर्द से कराह उठता है, लेकिन जानता है कि ये उसके मुकाबले कुछ नहीं है जो आने वाला है। वो पहले से ही क्वीन को ये सब एक्सप्लेन करने से डर रहा है। इस कहानी का कोई ऐसा वर्जन नहीं है जो उसे खुश कर सके। सिंहासन पर बैठी एल्फ क्वीन तुरंत उससे नजरें मिला लेती है। उसकी नजर एक ब्लेड की तरह तेज हो जाती है। वो कोई वक्त वेस्ट नहीं करती। मिनिस्टर ऑफ सीक्रेट्स आखिरकार वापस आ गया है। अब उसे जवाब चाहिए। वो पूछती है, वो मर्डरर कहाँ है जिसने मेरे बेटे प्रिंस एरिक को मारा? कार्ल बिना हिचकिचाए घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आवाज कांपती है जब वो खबर देता है। किलर आइडेंटिफाई हो गया है। वो ह्यूमन वर्ल्ड का एक यूथ है, एक ऐसा नाम जो मैटर नहीं करना चाहिए था, लेकिन किसी तरह अब करता है। सु यांग सिर्फ एक किलर नहीं, बल्कि वो जिसने एक ब्लैक ड्रैगन को टेम किया है। कोर्ट में हलचल मच जाती है। सन्नाटा कांच की तरह टूट जाता है। मिनिस्टर्स में शॉक की लहर दौड़ जाती है। उनमें से एक डिसबिलीफ में बोल उठता है, किसी ने सच में ब्लैक ड्रैगन को टेम कर लिया। इस तरह का करिश्मा कभी सुना नहीं गया। दूसरा बोलता है, ब्लैक ड्रैगन को शापित अपशकुन बताता है। इतनी खतरनाक चीज को तबाह कर देना चाहिए इससे पहले कि वो बर्बादी लाए। फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल जाती है। हर कोई अब क्वीन को देख रहा है। किसी को नहीं पता वो क्या करेगी, लेकिन हर कोई तूफान एक्सपेक्ट कर रहा है। क्वीन की उंगलियां सिंहासन के नक्काशीदार किनारे पर कस जाती हैं। लकड़ी प्रेशर से क्रैक होती है और फिर पूरी तरह टूटकर अलग हो जाती है।